नमस्कार, कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर लोकतंत्र और संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय खेल और साहसिक कार्य पुरस्कार 2022 का दिया सम्मान। राष्ट्रपति भवन में आयोजित सम्मान समारोह में 44 लोगों को दिए गए राष्ट्रीय पुरस्कार। दिल्ली के विज्ञान भवन में शिल्प गुरु और राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार समारोह में उपराष्ट्रपति का संबोधन। कहा, हस्तशिल्प भारत की जीवंत विरासत। भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों के व्यापार और ब्रांडिंग को बढ़ावा देने पर जोर। संसद भवन परिसर में 36वें संसदीय इंटर्नशिप कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन। कहा, अन्य देशों के लिए संसदीय लोकतंत्र का मार्गदर्शन कर रहा है भारत। 17 देशों के 44 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। संविधान दिवस पर उपराष्ट्रपति का संबोधन। कहा, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका का सामंजस्य से काम करना लोकतंत्र के लिए है जरूरी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, भारत का लोकतंत्र दुनिया के लिए है मार्गदर्शक। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर और रवि राय को पुष्पांजलि। लोकसभा अध्यक्ष ने जीवी मावलंकर के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। सांसदों, पूर्व सांसदों ने रवि राय को पुष्पांजलि अर्पित की। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 प्रदान किए। इन पुरस्कारों में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी और राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार शामिल रहे। इस साल राष्ट्रीय खेल और साहसिक कार्य पुरस्कार में कुल 44 पुरस्कार प्रदान किए गए। टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल इस वर्ष प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले अकेले खिलाड़ी हैं। इसके साथ ही 25 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए गए। समारोह के दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, खेल राज्य मंत्री समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि खेल प्रतिभाओं को पहचान दिलाने और सम्मानित करने के लिए हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल का दौरा किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने त्रिपुरा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके साथ ही अगरतला में महाराजा वीर विक्रम कॉलेज में त्रिपुरा में शैक्षिक विकास के लिए क्षितिज पर एक संगोष्ठी की अध्यक्षता की। उपराष्ट्रपति ने त्रिपुरा के गौरवशाली इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करते हुए कहा कि त्रिपुरा और अन्य उत्तर पूर्वी राज्य भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के स्तंभ हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल का दौरा किया। उपराष्ट्रपति ने त्रिपुरा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और अगरतला में महाराजा वीर विक्रम कॉलेज में त्रिपुरा के शैक्षिक विकास के नए क्षितिज पर एक संगोष्ठी की अध्यक्षता की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन की दिशा में उठाए गए कदमों सहित शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की कई उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह एक सुविचारित नीति है जिसका उद्देश्य हमारे शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन लाना और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। एजुकेशन इज द ओनली कन्वेंस, द ओनली व्हीकल that can bring about the big change. My dear boys and girls, India is on the rise as never before. We are registering progress the world has never seen before. We salute the vision of the Prime Minister, who after 34 years thought it wise, and rightly so, to have a new national education policy. And this national education policy is a milestone achievement, a game changer. This allows everyone to exploit talent and potential to the best of abilities. इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ त्रिपुरेश्वरी मंदिर भी गए, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की।
उपराष्ट्रपति ने प्रतिष्ठित प्राचीन मंदिर में हो रहे विकास पर खुशी जताई। इन कार्यक्रमों के दौरान त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा भी उनके साथ मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में 36वें संसदीय इंटर्नशिप कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित किया। संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्य भारत के लोगों के जीवन जीने का तरीका है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत ने अपने संविधान के माध्यम से लोकतंत्र को समृद्ध बनाया है और भारतीय परंपराओं और संस्कृति के साथ साथ जीवन के सभी क्षेत्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन किया जाता है। उन्होंने कहा कि संविधान के निर्माताओं ने लोगों के भविष्य का मार्गदर्शन करने के लिए संसदीय लोकतंत्र अपनाने का फैसला किया, क्योंकि यह शासन का श्रेष्ठ रूप है। कार्यक्रम का आयोजन लोकसभा सचिवालय ने किया था, जिसमें 17 देशों के 44 प्रतिभागी शामिल हुए। सोमवार 28 नवंबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसदीय पुस्तकालय भवन में 36वें संसदीय इंटर्नशिप प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। मुझे खुशी है कि 17 देशों से आने वाले सभी नौजवान हैं, उसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या के अंदर हैं। तो निश्चित रूप से आप लंबे समय तक अपनी अपनी डेमोक्रेसी संस्थाओं के अंदर लंबे समय तक सर्व करेंगे, लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त करेंगे और जनता के प्रति जवाबदेही बनाएंगे। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने प्रशिक्षुओं को भारतीय संविधान की मौलिकता और उसकी विविधता के बारे में बताया। दुनिया के अंदर अधिकतम देशों के अंदर अभी संसदीय लोकतंत्र प्रणाली है और उसके बाद भारत में एक संविधान बना। उस संविधान की लंबी चर्चा हुई, लंबी डिबेट हुई। सभी नेताओं ने चर्चा, संवाद, अपने अनुभव और समाज के अंतिम व्यक्ति की न्याय, समानता, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति और शासन कैसा हो, इस बारे में विचार विमर्श हुआ। और हम आज कह सकते हैं कि भारत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। लोकसभा अध्यक्ष ने इंटर्नशिप प्रोग्राम में शामिल हुए सभी प्रशिक्षुओं को इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि इससे वे कुछ नया सीखेंगे। मुझे आशा है कि 20 दिन तक आप भारत के अलग अलग क्षेत्रों की विविधताओं को देखेंगे, किस तरीके से हमारी अलग अलग भाषा, अलग अलग खान पान, अलग अलग भोजन, हमारी गौरवशाली परंपराएं, हमारा गौरवशाली इतिहास, ये सब आपको विभिन्न जगह जाने पर अनुभव होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के विज्ञान भवन में साल 2017, 2018 और 2019 के लिए 30 शिल्प गुरु पुरस्कार और 78 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए, जिनमें से 36 महिलाएं शामिल रहीं। इन पुरस्कारों का मुख्य उद्देश्य शिल्प कौशल में उनकी उत्कृष्टता और भारतीय हस्तशिल्प और कपड़ा क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए मान्यता देना रहा। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह दुनिया में निवेश और अवसरों के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बन गया है। भारतीय हस्तशिल्प उद्योग में व्यापार और ब्रांडिंग को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उपराष्ट्रपति ने भरोसा जताया कि भारत दशक के अंत तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर सबके सामने होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में साल 2017, 18, 19 के लिए शिल्पकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। उपराष्ट्रपति ने कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे शिल्पकार दुनिया में भारत की विरासत के राजदूत और संस्कृति के प्रकाश स्तंभ हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है जितना पहले कभी नहीं था।
I am privileged to indicate you are the most forceful, impactful ambassadors of our culture and creativity. You indicate to the world the enormous innovation skills that India possesses. ये ऑनर आपका नहीं है, आपने इसको सिर्फ फिजिकली रिसीव किया है. You are honoring all of us. We feel proud कि we are availing an occasion to respect your talent, to pay tribute to your work. उपराष्ट्रपति ने कहा कि हस्तशिल्प हमारी जीवंत विरासत हैं, जिनको बढ़ावा देने की जरूरत है. इसीलिए भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों के लिए मार्केटिंग और ब्रांडिंग करनी होगी. I will make an appeal to those who are in interior design industry, those who are looking for good values. बाहर सोचिए, but look at around also. और आपको पता लगेगा कि जो आप दुनिया में नजर डाल रहे हैं, the best is only next door and close by. जो बहुत बड़ा स्लोगन दिया है, it's not a social slogan, it's economic empowerment slogan, local vocal. बता दें कि कपड़ा मंत्रालय की ओर से 1965 से प्रमुख शिल्पकारों के लिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार योजना चलाई जा रही है. शिल्प गुरु पुरस्कार 2002 में शुरू किया गया था. ये पुरस्कार देश के हर साल समृद्ध और विविध शिल्प विरासत के संरक्षण के लिए हस्तशिल्प क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिल्पकारों को दिया जाता है. बढ़ते आगे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में हिंदी पखवाड़े के विजेताओं को सम्मानित किया. इस मौके पर आयोजित समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हिंदी पखवाड़ा हिंदी भाषा का उत्सव है और हिंदी भाषा लोगों को जोड़ती है. उन्होंने कहा कि भाषाई विविधता भारतीय संस्कृति की विशेषता है और भाषा हमारी अभिव्यक्ति, ज्ञान और पहचान का आधार भी है. उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि देश में सभी भाषाओं को समृद्ध बनाने के व्यापक प्रयास जारी हैं. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हिंदी पखवाड़ा 2022 के विजेताओं को सम्मानित किया. कार्यक्रम का आयोजन लोकसभा सचिवालय द्वारा संसद भवन परिसर में किया गया था. विजेताओं को बधाई देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हिंदी पखवाड़ा हिंदी भाषा का उत्सव है. उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा लोगों को जोड़ती है. उन्होंने कहा कि भाषाएं हमें एक दूसरे के साथ भावनात्मक निकटता बनाने और राष्ट्र को एकजुट करने में मदद करती है. भाषाएं भावनात्मक रूप से हमें जोड़ती है. अलग अलग प्रदेश के लोग आते हैं, जब अपनी भाषा में उस प्रदेश के लोगों से बात करते हैं तो उनका निकटता बनती है और इसीलिए भावनात्मक रूप से भी हमारे जुड़ाव को भाषा का बहुत बड़ा योगदान है. और इसीलिए भारत में सभी भाषाओं का समान रूप से सम्मान किया है और सबकी समृद्धि के लिए व्यापक प्रयास किए गए. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आजादी के बाद देश में आए सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण में हिंदी के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि अमृत काल में भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में समर्पित प्रयासों से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है. यह आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारे लिए संकल्प का पर्व है और मुझे आशा है कि आने वाले समय में दुनिया के अंदर जिस तरीके से भारत तेजी से हर क्षेत्र के अंदर नए आयाम स्थापित कर रहा है, आने वाले समय में हम आर्थिक रूप से भी सामाजिक रूप से भी बदलते हुए इस भारत की तस्वीर को देख रहे हैं. और 100 साल जब हमारे आज़ादी के होंगे तो दुनिया के अंदर आर्थिक और सामाजिक रूप से भारत सशक्त होगा और डेमोक्रेसी के साथ साथ कई क्षेत्रों में नेतृत्व करेगा और दुनिया का मार्गदर्शन करेगा. तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में वक्त हो गया है एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए.
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन के समापन सत्र को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति ने हैकाथॉन के विजेताओं को बधाई दी और प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए प्रतिभागियों की सराहना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रौद्योगिकी ने सही अर्थों में शासन का लोकतांत्रिकरण करके इसे और जवाबदेही बनाया है। उन्होंने कहा कि यह मंच युवाओं को एक साथ आने, सामाजिक और तकनीकी समस्याओं के समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करने का एक अद्भुत मंच है, जिसमें भारत और अफ्रीका के युवा उद्यमियों के प्रतिभाशाली समूह शामिल हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत में नवाचार और उद्यमशीलता में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है और भारत अवसरों और निवेशकों के लिए एक पसंदीदा जगह बन चुका है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ग्रेटर नोएडा में यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन के समापन सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह वैश्विक हैकाथॉन यह संदेश देता है कि युवा एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए एक साथ आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका के बीच सभ्यतागत जुड़ाव और साझा ऐतिहासिक बंधन है। This event teaches us a new ecosystem, a new philosophy of working together, and that is synergical approach that is rapid and collaborative. And the goal of hackathon is need of the times, and that is to create functioning software or hardware, and that you have created. I have seen it myself, and created in varied facets with amazing skill, and that is bound to help societal growth. उपराष्ट्रपति ने भारत को अवसरों और निवेश के लिए एक पसंदीदा वैश्विक स्थान बताते हुए कहा कि नवाचार आधारित उद्यमिता की एक नई संस्कृति भारत में जड़ें जमा रही है। These kind of interactions and deliberations have come at a very right time because India is home to startups. It is crucible of innovation. There is an excellent platform available here, and the ecosystem is all pervasive in the country, where we can explore new technologies. Friends, I am happy to tell you, in last few years, by series of affirmative steps, a new environment is made available, and that is every young mind is facilitated to unleash his or her energy, exploit her potential and talent, and be in the service of humanity. It is on this count that India is home to innovation and entrepreneurship. कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री, यूनेस्को में भारत के राजदूत और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आईआईटी रुड़की के 175वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत के सभी आईआईटी संस्थान विश्व के अन्य प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं की तरह वैश्विक चुनौतियों के समाधान में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और अब समय आ गया है कि देश के सभी विश्वविद्यालय भी शोध और नवाचारों को प्रोत्साहित कर भारत के नवनिर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करें। कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने छात्रों को स्मृति चिन्ह भी वितरित किए। उन्होंने एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। इस अवसर पर आकाश से आईआईटी रुड़की की यात्रा शीर्षक से एक ड्रोन शो भी आयोजित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आईआईटी रुड़की के 175वें स्थापना दिवस को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि आईआईटी रुड़की से पढ़कर निकले हजारों विद्यार्थियों ने संपूर्ण विश्व में अपनी प्रतिभा के बल पर पहचान बनाई है। साथ ही अपने ज्ञान और कौशल से देश में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने का काम किया है। देश के नवनिर्माण में यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने इस देश में, इस देश के विकास में, इस देश के आधारभूत ढांचे निर्माण में, नई टेक्नोलॉजी विज्ञान के अंदर जो नए इनोवेशन किए हैं, जिसके कारण भारत आज आत्मनिर्भर भी बढ़ रहा है और तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर बदलाव भी आ रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के सपने को साकार करने का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करने में भारत की युवा पीढ़ी का सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि आज वैश्विक स्तर पर भी भारत के युवा नेतृत्व कर रहे हैं और नवाचार, नई तकनीकी और शोध के क्षेत्र में विश्व की सबसे जटिल समस्याओं के निवारण में अपना योगदान दे रहे हैं। जब आजादी के 100 साल हो, भारत विकसित राष्ट्र बने और दुनिया के अंदर भारत हर क्षेत्र में नेतृत्व करे, ये अपेक्षाएं, आकांक्षाएं देश की जनता से उनकी है और उसी अपेक्षा आकांक्षाओं को लेकर आप लोग काम कर रहे हैं। आपकी उम्र कितनी भी हो गई हो, लेकिन आपका संकल्प, आपका सामर्थ्य, देश के प्रति आपका समर्पण, आपकी सेवाएं आज भी इस नए विकसित भारत बनाने में है और आपकी इन सेवाओं को देख के, आपके संकल्प को देखकर इन नए विद्यार्थियों में नई ऊर्जा आएगी, नई सामर्थ्य आएगी। कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम की कि आपकी प्रेरणा से नई ऊर्जा मिलेगी, तभी ये बदलते हुए भारत के अंदर एक नई तस्वीर बनाने में योगदान दे सके। उन्होंने खुशी जाहिर की कि आज के युग में हर क्षेत्र में भारत एक ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आज संपूर्ण विश्व में स्टार्टअप के केंद्र के रूप में जाना जाता है, जो वैश्विक चुनौतियों के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी आगे ले जा रहा है। उपराष्ट्रपति ने संविधान दिवस 2022 के अवसर पर दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में भारत का संविधान और भारतीय लोकतंत्र, क्या विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका अपने संवैधानिक जनादेश के प्रति सच्चे रहे हैं विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा कि भारतीय संविधान की दुनिया के बेहतरीन संविधानों में से गिनती होती है और भारतीय संसदीय लोकतंत्र दुनिया के अन्य देशों के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा कि जब विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका मिलकर काम करते हैं तो संविधान की भावना और सार के अनुरूप एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का विकास होता है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट के जरिए कहा कि संविधान हमारा मार्गदर्शक है और सुनहरे भविष्य का आधार है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान दिवस 2022 के मौके पर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय संविधान दुनिया का बेहतरीन संविधान है। संविधान सभा के सदस्य बेदाग साख और अपार अनुभव के साथ बेहद प्रतिभाशाली थे। We cherish one of the finest constitutions in the world. Members of the Constituent Assembly were enormously talented, with impeccable credentials and immense experience. The Constituent Assembly, given the scenario then, was as representative as was practicable. This is an issue on which my young friends in particular can focus. But given those times, it could not have been more representative than it was. But with each election, there has been progressively authentic enhancement in the representation gradient. Presently, the Parliament reflects with authenticity the will, aspirations, and ordainment of the people as never before. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय संसदीय लोकतंत्र को दुनिया के अन्य लोकतंत्र के लिए एक मार्गदर्शक बताया। उन्होंने कहा कि हमें संविधान में निहित मूल्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना होगा। The parliamentary democracy, its functioning, its success in India has been a guiding light for other democracies in the world. We are fully alive to the situations elsewhere. We have spinally, strongly survived. The Constituent Assembly embodied sublimity, decorum, and discipline.
exemplifying the highest standards of debate, discussion, and deliberations, all quintessential to flourishing and blossoming of democracy. इस मौके पर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अध्यक्ष श्याम सरन, निदेशक, ट्रस्टी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रवि राय को पुष्पांजलि अर्पित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर को पुष्प अर्पित कर नमन किया। संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रवि राय को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सेंट्रल हॉल में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य और पूर्व सांसदों ने भी चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी के साथ कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। बता दें कि जीवी मावलंकर 15 मई 1952 को प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए और 27 फरवरी 1956 को अपने निधन तक इस पद पर रहे। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रवि राय को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर संसद सदस्यों, पूर्व सांसदों ने भी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रवि राय की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह, राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी समेत कई गणमान्य लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 29 नवंबर 2022 को सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति की बैठक हुई। 29 नवंबर को ही वित्त समिति की बैठक हुई। 29 नवंबर को ही अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। 30 नवंबर 2022 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। शहरी और आवास संबंधी समिति की बैठक भी 30 नवंबर को ही संपन्न हुई। 1 दिसंबर 2022 को ऊर्जा समिति की बैठक संपन्न हुई। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र और संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।